आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विशिष्ट ऊष्मा का न्यूनताप के साथ व्यवहार के ग्राफ का अध्ययन किया था। उसके बाद आज हमारा अगला टॉपिक है आदर्श गैस के अणुओं RMS वेग का आकलन। RMS वेग से तात्पर्य है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। देखिए, हमने एक आदर्श गैस ली है और उस आदर्श गैस को एक घन के अंदर भरा हुआ है। ये कोई हमारा घन है। इस घन की ये बिंदु है Q, ये O, L, ये बिंदु है T, ये बिंदु है S, ये बिंदु है M, ये R, ये बिंदु है N और ये कोई हमारा आदर्श गैस का कोई अणु है। इस अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। देखिए, इसमें यह दिशा x है, ये दिशा इस अणु के लिए y है और ये दिशा इस अणु के लिए z है। माना एक आदर्श गैस है जो इस घन में भरी हुई है और इस घन की भुजा कितनी है, मान लेते हैं हम L। इस घन की भुजा L है। इसके अंदर आदर्श गैस भरी है और L M N P L M N Q R S T O एक घन है। इसकी दीवारें पूर्णतः प्रत्यास्थ है। पूर्णतः प्रत्यास्थ से यह तात्पर्य है कि दीवार पर टक्कर के बाद या टक्कर से पहले इस कण के संवेग और इस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माना इसमें इस प्रकार की गैस भरी गई है जिसके अणु का द्रव्यमान कितना है, m। इसमें जो आदर्श गैस भरी गई है उस आदर्श गैस के अणु का द्रव्यमान m है। m है और ये m द्रव्यमान का कण हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इस घन के अंदर आदर्श गैस भरी हुई है। उस आदर्श गैस के कुल अणुओं की संख्या स्मॉल n है। इसमें देखिए, ऐसे आदर्श गैस के m द्रव्यमान के बहुत सारे कण हैं, उन्हें हम मान लेते हैं कि n कण है या n अणु है। और ये अणुगति सिद्धांत से हम जानते हैं ये सभी अणु सभी संभव दिशाओं में सतत रूप से लगातार गतिशील रहते हैं। इनकी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। कल हमने आदर्श गैस के गतिक प्रतिरूप में ये पढ़ा था। माना एक अणु है, ये मान लो इसका वेग है c1 और इसके xyz दिशा में इसके घटक है u1, v1 और w1। इस अणु का वेग तो c1 है, लेकिन उसका x अक्ष की ओर घटक है u1, यानी x अक्ष की ओर इसका घटक है u1, y अक्ष की ओर इसका घटक है v1, z अक्ष की ओर इसका घटक है w1। इसी प्रकार एक अन्य कण होगा, मान लीजिए ये है, उसका भी हमने आदर्श गैस प्रतिरूप में आदर्श गैस के गतिक प्रतिरूप में पढ़ा था। एक प्रकार की गैसों के सभी अणु एक जैसे होते हैं। इसका भी द्रव्यमान m है। मान लेते हैं इसका वेग c2 है, इसका वेग c1 माना था, इसका वेग c2 है और इसके घटक x अक्ष में u2 है, y अक्ष में v2 है और z अक्ष की ओर w2 है।
इसलिए वेग के घटक का मान यानी सदिश रूप में क्या होगा, वेक्टर c1 बराबर u1 i कैप। u1 x अक्ष की दिशा में वेग का घटक है और x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है i कैप, प्लस v1 j कैप। v1 y दिशा में वेग का घटक है और j कैप y दिशा में एकांक सदिश है, प्लस w1 k कैप। w1 z अक्ष की ओर वेग का घटक है और k कैप z अक्ष की ओर इकाई सदिश है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि अणु का x अक्ष की दिशा में वेग कितना है, u1 है, अतः इस अणु का संवेग x अक्ष की दिशा में कितना होगा, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसका द्रव्यमान है m, वेग है u1। इस अणु का x अक्ष की ओर संवेग कितना है, m u1। और इस कण पर इस संवेग से गति करता हुआ दीवार LMST से टकराएगा। ये कण देखिए यहां से चल करके सामने वाली दीवार से टक्कर मारता है। सामने वाली दीवार कौन सी है, LMST। ये दीवार है LMST, यानी ये दीवार है। इस दीवार पर ये कण टक्कर मारेगा और टक्कर के पश्चात उसी वेग से समान चाल से विपरीत दिशा में लौट जाएगा। अतः इस अणु का संवेग कितना होगा, x अक्ष की ओर mu1 होगा, वापस जाते समय -mu1 होगा। अतः संवेग में परिवर्तन कितना होगा, संवेग में परिवर्तन इस कण के लिए पहला कण है तो डेल्टा P1 मान लेते हैं, और संवेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी P2 माइनस P1, यानी बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग। बाद का संवेग -mu1 है, ये रहा -mu1। बाद का संवेग माइनस पहला संवेग, पहला संवेग mu1 है, तो कुल संवेग हो जाएगा -2mu1। इसे हम दे देते, अगर इसका मापांक ले इस संवेग का डेल्टा P1 मापांक लेंगे तो वो आएगा 2mu1। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि दीवार LMST पर अणुओं पर अगली टक्कर 2L दूरी चलने के बाद होगी। देखिए यह दूरी कितनी है, L है। इस दीवार पर अगली टक्कर कितनी दूरी के बाद होगी, 2L के बाद। जैसे यहाँ से यहाँ पर आया L, वापिस यहाँ से यहाँ पर आया यानी 2L दूरी के बाद में इससे पुनः टकराएगा। अतः दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कितना होगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय हम मान लेते हैं कितना समय है, t। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 2L से एक रेखा और इसकी चाल है पहले कण की u1। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। आगे देखिए, दीवार LMST पर एक अणु द्वारा प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितनी होती है, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या होती है 1/t। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या यानी आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। प्रति सेकंड टक्करों होने वाली टक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, या प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या कितनी होगी, 1/t। प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या। दीवार LMST पर प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या मान लेते हैं f। कितनी मानेंगे, f। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या 1/t। 1/t से तात्पर्य हमारा है
U1 बटा 2L। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 4। देखिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी है, और 1 सेकंड में कितने होगा, डेल्टा पी को F से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन बराबर डेल्टा P1 मल्टीप्लाई F बराबर डेल्टा P1 का मान 2mu1 इंटू F का मान u1 बटा x बराबर m u1 स्क्वायर बटे 2L, 2 से 2 कैंसिल बटा L। हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है। अतः इस कण द्वारा दीवार LMST पर आरोपित बल दीवार LMST पर आरोपित बल कितना होगा, F1 मान लेते हैं बराबर mu1 स्क्वायर बट्टे L। पात्र में कितने अणु हैं, N। अतः इनके कारण दीवार पर आरोपित बल कितना होगा, दीवार पर आरोपित बल, दीवार पर आरोपित बल होगा, हम मान लेते हैं Fx, x की और ये दीवार है इसलिए हम मान लेते हैं Fx बराबर n अणु है, पहले अणु के कारण F1, दूसरे अणु के कारण F2, तीसरे के कारण F3 और nवें अणु के कारण Fn। तो Fx का मान होगा, F1 का मान रख देते हैं हम m बटा l, सारों में कॉमन आ जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un का स्क्वायर। इसे हम समेशन में किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यानी ये एक योग, ये एक स्क्वायर योग है यानी वर्ग का योग है, इसलिए हम इसे योग के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Fx बराबर m बटा l और यहाँ पर आ जाएगा समेशन, i का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 से लेके n तक और ui का स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में i की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो तो ये पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी। अतः दाब किसे कहते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अतः दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना है, Fx बटा क्षेत्रफल मान लेते हैं हम A, Fx का मान रखेंगे और उसमें Fx का मान है m बटा l समेशन ui का स्क्वायर, i का मान 1 से लेके n बटा a क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी l इंटू एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये देखिए क्या है, एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब भुजा क्यूब, भुजा क्यूब किसका आयतन होता है, घन का आयतन। कक्षा 10 में हमने पढ़ा था कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। बराबर दाब x की ओर है इसलिए px मान लेते हैं m बटा v समेशन i बराबर 1 से लेके n ui का स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। यहाँ v क्या है, घन का आयतन है। चूंकि अणु सभी दिशाओं में गतिशील है, अतः चूंकि अणु सभी दिशाओं में गतिशील है अतः py का मान कितना होगा, इस प्रकार हम इसको देखकर लिख सकते हैं m बटा v समेशन i बराबर 1 से n ui की जगह आ जाएगा vi का स्क्वायर। pz का मान भी लिख सकते हैं m बटा v समेशन
आई बराबर 1 से लेके n WI का स्क्वायर, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 7। अतः औसत दाब कितना होगा? अतः औसत दाब P का मान कितना होगा? सभी को हम जोड़ देंगे, Px प्लस Py प्लस Pz, Px प्लस Py प्लस Pz। औसत दाब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। P बराबर m बटा 3v समेसन i बराबर 1 से लेके n ui का स्क्वायर प्लस vi का स्क्वायर प्लस wi का स्क्वायर बराबर m बटा 3v समेसन i बराबर 1 से लेके n। ये क्या है? ui स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर प्लस wi स्क्वायर ci का स्क्वायर, वेग का घटक है। समीकरण नंबर 8। यदि CRMS वर्ग माध्य मूल वेग हो तो हम जानते हैं वर्ग माध्य मूल वेग को हमने क्या मान लिया? CRMS। वर्ग माध्य मूल वेग को लिखने का क्या तरीका है? CRMS। यदि CRMS वर्ग माध्य मूल वेग हो तो CRMS वर्ग माध्य मूल वेग हो तो हम जानते हैं CRMS का मान कितना होता है? बराबर, देखो रूट, R से क्या तात्पर्य है? रूट, ये लिख दिया रूट। रूट के बाद में ये क्या लिखा है? M फॉर मीन यानी मध्य। मध्य यानी राशियों का योग बटा राशियों की स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का स्क्वायर। S का मतलब स्क्वायर बटे n। ये समीकरण नंबर, आगे देखिए समीकरण नंबर, आगे देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर C स्क्वायर RMS बराबर समेसन i बराबर 1 से लेके n, और यहाँ पर हो जाएगा Ci का स्क्वायर बटे n। आगे देखिए हम n को गुणा करके यहाँ पर ले आ सकते हैं, यानी वज्र गुणा करने पर, यानी समेसन i बराबर 1 से लेके n Ci का स्क्वायर बराबर n इंटू C स्क्वायर RMS। समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 को समीकरण नंबर 8 में रखने पर, समीकरण नंबर 9 को समीकरण 8 में रखने पर नौ को 8 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, यानी इसका मान रख देंगे समीकरण नंबर 9 से, तो समीकरण आ जाएगी, ये किसके बराबर है? P के बराबर है। तो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे P बराबर 1/3 m/v n इंटू C स्क्वायर RMS। समीकरण नंबर 10। गैस का घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान के m और n अणु है इसलिए mn बटा आयतन v बराबर m कैपिटल M बटा v। इक्वेशन 11 है। तो P बराबर आ जाएगा 1/3, इसकी जगह रो बटा C स्क्वायर RMS, यानी mn बटा v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 11 से रो लिख सकते हैं। P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर RMS। इक्वेशन नंबर इसे लिख देते हैं 12। देखिए अगर प्रश्न ये आता है कि आदर्श गैस के अणुओं द्वारा किसी पात्र पर लगाए गए औसत दाब का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो हमें इक्वेशन नंबर 12 तक ही लिखना है। अगर क्वेश्चन ये आए आदर्श गैस के अणुओं का CRMS यानी वर्ग मध्य मूल वेग की गणना कीजिए, तो हमें आगे और करना है। देखिए यहाँ पर वज्र गुणा कीजिए तो PV बराबर क्या आएगा?
और देखिए समीकरण 11 से, समीकरण 10 से PV बराबर क्या आएगा, PV बराबर आएगा 1/3 mn c² RMS। CRMS का मान क्या आएगा, 3 को यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे, CRMS बराबर √3PV/mn। आगे देखिए बराबर √3PV/M। mn का मान कितना है, कैपिटल M। CRMS का मान है, थोड़ा सा और देखिए, हम CRMS इसको हम आयतन बटा द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, 1/घनत्व है, तो इससे हम लिख देंगे CRMS बराबर √3P/ρ। 3P/ρ। अगर हम 1 ग्राम गैस ले लें तो आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है, RT। तो CRMS क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए √3RT/m। यह भी आदर्श गैस के वर्ग मध्य मूल वेग का मान है, यह भी आदर्श गैस के वर्ग मध्य मूल वेग का मान है, और यह भी आदर्श गैस के वर्ग मध्य मूल वेग का मान है, और यह भी आदर्श गैस के वर्ग मध्य मूल वेग का मान है। ये चारों सूत्र कहीं ना कहीं हमें न्यूमेरिकल हल करते समय हमारे काम में आएंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आइए हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन का उत्तर आता है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देखिए पहला प्रश्न ये है, आदर्श गैस के अणुओं द्वारा पत्र की दीवार पर लगाए गए औसत दाब की गणना कीजिए। इसके लिए हमें कहाँ तक करना है, इसके लिए हमें इक्वेशन 12 तक करना है, यानी हमें यह स्थापित करना है P बराबर 1/3 ρ c² RMS, यानी हमें समीकरण 12 तक ये नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस के
अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, CRMS का मान निकालना है, √3RT/m तक निकालना है। नोट कीजिए, CRMS बराबर √3RT/m तक हमें ज्ञात करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति या ब्राउनियन गति, हेडिंग लगाइए ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, देखिए हम जानते हैं गैस के अणु अलग अलग विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और इस प्रकार की गति की दृष्टि या इस प्रकार की गति की विवेचना सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन था वैज्ञानिक का नाम। इस गति को ब्राउनी गति या जिग-जैग गति भी कहते हैं। इस प्रकार की गति के लक्षण है, कुछ लक्षण, ये लक्षण हमें नोट करने चाहिए। इस गति के कौन से लक्षण है, ब्राउनी गति के लक्षण पूछे जाते हैं या ब्राउनी गति की विशेषता पूछी जाती है। नोट कीजिए, ब्राउनी गति की विशेषता है, पहली विशेषता, यह गति अनवरत से तात्पर्य है लगातार बिना रुके, पूर्णतः यादृच्छिक और अनियमित होती है। कौन सी गति? ब्राउनी गति। और देखिए इसमें कोई भी दो कण समान गति से नहीं चलते हैं। कोई भी दो कण समान गति से नहीं चलते हैं। और देखिए यह पाया गया कि जितने छोटे अणु होंगे उतनी ही अधिक गति करेंगे। जितने छोटे अणु होंगे उतनी ही अधिक गति करेंगे। यानी किसी गैस के अणुओं का आकार यदि बहुत ज़्यादा छोटा है तो वह उतनी ही ज़्यादा गति करेंगे। और क्या होता है ब्राउनी गति के लक्षण? एक लक्षण और है, जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो कण की गति बढ़ जाती है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो कणों की गति भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने के साथ कणों की गति भी बढ़ती है। और क्या होता है, ब्राउनी गति सभी संभव दिशाओं में होती है। जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सभी संभव दिशाओं में होती है। सभी संभव दिशाओं में ब्राउनी गति होती है। और क्या होता है, ब्राउनी गति सभी संभव दिशाओं में होती है। जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सभी संभव दिशाओं में ब्राउनी गति होती है। सभी संभव दिशाओं में ब्राउनी गति होती है। और क्या होता है, ब्राउनी गति सभी संभव दिशाओं में होती है। जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सभी संभव दिशाओं में ब्राउनी गति होती है। और क्या होता है,
बाह्य कारकों की से यह गति अप्रभावित रहती है, यानी बाहर से किसी भी कारकों से यह गति अप्रभावित रहती है, बाह्य कारकों से अप्रभावित रहती है। इस प्रकार की गति को हम सांकेतिक रूप से एक चित्र से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यह ब्राउनी गति का चित्र है। ब्राउनी गति। आज के टॉपिक में इतना ही। इसके बाद इससे अगला टॉपिक हम आगे की क्लास में कल अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विद्यालय में पहले विद्यालय से सूचना प्राप्त कर ले कि विद्यालय में सर है या नहीं। उसके बाद विद्यालय आकर के आप अपनी संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखें।